चले बेटा, अभी इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्कस करना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैट्रिक्स के अंदर का। सो किस प्रकार से मैट्रिक्स के इन्वर्स को डिफाइन किया है देखना है। ठीक है, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ओके, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता है, दूसरी लैंग्वेज में इसको कहा जा सकता है कि आपके पास कोई भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देन इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट एंड is denoted by A inverse and defined as A into A inverse is equals to A inverse into A is equals to I। क्या समझे इससे? सबसे पहले तो बात समझिए कि हम लोग जिस भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने वाले हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहने वाला है। ठीक है, और मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है। ये मैट्रिक्स के इन्वर्स एग्जिस्ट होने की कंडीशन है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहला आपका काम ये है कि आप उसका डिटरमिनेंट निकालिए, और वो जीरो नहीं आता है तभी आप आगे प्रोसीड करेंगे उसका इन्वर्स निकालने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द कंपलसरी कंडीशन। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो उसका इन्वर्स हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है और डिनोट कैसे करते हैं? जो भी उसका नोटेशन है उसके राइट हैंड सिर के ऊपर -1 लिखा जाएगा। तो ये बेसिकली इसको पढ़ा कैसे जाता है? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, और डिफाइन कैसे किया है? अगर आपके पास दिए गए मैट्रिक्स का इन्वर्स है ए इन्वर्स, तो उन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए आइडेंटिटी। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, इसलिए इन्होंने दोनों भी तरीके का प्रोडक्ट यहां पर लिखा है। क्योंकि इन जनरल हमें पता है कि जब हम दो मैट्रिक्स लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। तो अगर मान लो कि ये जो ए इनवर्स लिखा है मैंने, तो ये अगर इसका इनवर्स है तो चाहे आप ए इंटू ए इनवर्स लिखो या फिर ए इनवर्स इंटू ए लिखो, दोनों का भी प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब पता है आपको? ठीक है, तो अगर ऐसे होता है तब ए इनवर्स मतलब ये जो मैट्रिक्स है सेकंड वाला मैट्रिक्स, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है। अब दूसरी चीज कि ये जो मैट्रिक्स है जिसका भी आप इनवर्स निकाल रहे हो, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक, इसका मतलब समझते हो? कि जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स है और आपने लिखा कि ये दूसरा मैट्रिक्स इसका इनवर्स है, तो ये मैट्रिक्स छोड़ के पूरी दुनिया में और दूसरा मैट्रिक्स नहीं मिलेगा जो इसका इनवर्स बन सकता है। मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है तो उसका एक ही इनवर्स हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के और मैट्रिक्स मिलेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल सकता है। नहीं, किसी भी मैट्रिक्स का सिर्फ यूनिक इनवर्स होता है, मतलब एक ही इनवर्स होता है। ठीक है, अगर आप इसको सिमिलैरिटी में कंपेयर करना चाहोगे नंबर सिस्टम के अंदर, तो देखिए हम लोग नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं। अगर मान लो आपके पास 2 दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपका 1 आ जाए, तो वो होता है 1/2। तो ये जो डेफिनेशन है ये और ये कुछ सिमिलर वे से मैच करता है। मैट्रिक्स जैसे नंबर सिस्टम के अंदर 1 आइडेंटिटी होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, उसी प्रकार से आई जो होता है मैट्रिक्स के अंदर वो भी आइडेंटिटी कहा जाता है। तो आप कंपेरेटिवली देख सकते हो, जैसे किसी नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं उसी प्रकार से ये भी डेफिनेशन है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका इनवर्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाए इन बोथ वे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है,
तो ये हो गया मैट्रिक्स का डेफिनेशन, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स एग्जिस्ट होने की ये कंडीशन है। सो पहले आपको यही चेक करना है, तो डिटरमिनेंट भी निकालने आना चाहिए। सेकंड चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। ठीक है, अब बात करूंगा मैं कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है आपके पास में, तो क्या उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। देखिए, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ए इंटू बी, ठीक है, ए और बी दो मैट्रिक्स है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स है, और इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब ए इंटू बी। अभी आपको पता है कि अगर आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको एक मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ए इंटू बी भी ये तो एक मैट्रिक्स ही रहेगा, और अगर आपको इसका इनवर्स निकालना है, मतलब ये जो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मिलने वाला है उसका अगर आप इनवर्स निकालना चाहते हो, तो वो इनवर्स क्या आएगा, तो वो इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसका सेपरेट इनवर्स निकालिए, इसका सेपरेट इनवर्स निकालिए और उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये दोनों बराबर होते हैं। अब अगर इस मैट्रिक्स का ए इंटू बी का इनवर्स अगर ये है, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है तो दिस इंप्लाइज ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स मस्ट बी इक्वल टू आई। ये आप लोग खुद प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया क्या हो रहा है। यहाँ पर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो उसका इनवर्स कैसे लिखा जाता है, ऐसे। अब यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि जब आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लेते हो, जैसे यहाँ पर हमने ए और बी इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है, तो उसका इनवर्स निकालना चाहते हो तो सेम प्रोसेस रहेगा जो हमने डेफिनेशन के अंदर देखा था। क्योंकि बेटा ए बी भी तो एक मैट्रिक्स ही तो है, तो आप सबसे पहले ए बी जो मैट्रिक्स मिला है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर वो जीरो नहीं आता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, देन ओनली ए बी ब्रैकेट इनवर्स। अब ब्रैकेट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ब्रैकेट अगर नहीं लिखूंगा तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ बी की इनवर्स की बात हो रही है, तो ए बी इनवर्स एग्जिस्ट। और फिर जो भी मेथड से इनवर्स निकालने के वो निकालेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी है बेटा कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इनवर्स अगर आप लिखना चाहते हो तो सेपरेट मैट्रिक्स के इनवर्स के टर्म्स में उसको लिखा जा सकता है। तो आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो। तो हम लोग LHS ले लेंगे, ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है, बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स। आप कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर दिए गए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वही मैट्रिक्स आपको फिर से मिलेगा। ठीक है, तो मतलब आपको मिल रहा है, इसका नतीजा मिलेगा ए इंटू ए इनवर्स। तो ये क्या बन रहा है, आई बन रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि ए बी को अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, मतलब ए बी का ये वाला ये इनवर्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी समझ रहे हो। जिन दो मैट्रिक्स का जिस सीक्वेंस में इनवर्स लिख रहे हो, जैसे मान लो अगर कोई बंदा बी इंटू ए इनवर्स लिखता है, बी ए का इनवर्स लिखता है, तो दिस इज इक्वल टू पहले सेकंड मैट्रिक्स लेना है इंटू फिर फर्स्ट मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी है, इस चीज को आप ध्यान में रखना है। इसके अंदर एक और चीज आप समझ लीजिए कि जिन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले रहे हो, वो दो मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स आना चाहिए, तभी जाके हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कंडीशन ही क्या है मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने की, कि उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और हम लोगों ने देखा है कि हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, मतलब जो हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, तभी डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का तो हम लोग डिटरमिनेंट निकाल ही नहीं सकते। तो ये कंडीशन, ये ज़रूरी है कि आप जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो ये था इन्वर्स का डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे कि इन्वर्स कैसे एक्चुअल में फाइंड आउट किया जाता है, क्या उसकी मेथड्स हैं।
ठीक है, ये तो डेफिनेशन था। अब बात करेंगे इनवर्स निकालने की। तो बेटा मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने की हमारे पास दो मेथड्स है, ठीक है। कौन कौन से दो मेथड्स है? मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इनवर्स। तो इनवर्स निकालने की दो मेथड्स है हमारे पास। एक है आपके पास दैट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये फर्स्ट मेथड है, इसको बेसिकली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आप दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कर सकते हो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास, आप यूज कर सकते हो एडजॉइंट मेथड, ठीक है, एडजॉइंट मेथड। तो हम ये दोनों भी मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं अभी इस वीडियो के अंदर, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और फिर एडजॉइंट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाएगी रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके किसी भी मैट्रिक्स का किस प्रकार से आप लोग इनवर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अभी बताऊंगा रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे आप लोग इनवर्स निकालेंगे। सो रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो बेटा हम लोग सीधा मैं सेकंड और थर्ड ऑर्डर दोनों भी मैट्रिक्स की इनवर्स निकालने की बात करूंगा। तो सबसे पहले लेते हैं सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो आपके पास ये आपके पास ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है और हमें इसका इनवर्स निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इक्वेशन होता है, जब आप किसी भी मैट्रिक्स का रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनवर्स निकालने जा रहे हो तब किस टाइप का इक्वेशन लिखा जाता है। तो बेटा आपको लिखना है इक्वेशन ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। देखो आपके पास दो टाइप की इक्वेशन है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका इनवर्स हम लोग अगर ए इनवर्स कंसिडर करते हैं तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। आप दिए गए मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो और पहले इनवर्स लिख के फिर दिए गए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इन दोनों का ऑर्डर अलग अलग लिखा हुआ है। तो सेकंड नंबर पर मैट्रिक्स का इनवर्स जो फाइंड आउट करना है हमें, वो अगर आता है, मतलब ये इक्वेशन यूज किया जाता है रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और ये वाला इक्वेशन यूज किया जाता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब माइंड में सवाल पैदा होगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए मैंने आपको प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बताई थी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आप लोगों को याद होगा कि जब हमारे पास ए इंटू बी इज इक्वल टू पी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कोई ना कोई एक मैट्रिक्स आ रहा है, तब अगर हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है तो हमें सेकंड मैट्रिक्स को कांस्टेंट रखना होता है और हम लोग पहले मैट्रिक्स के अंदर जो भी चेंज करेंगे ए आर, सेकंड मैट्रिक्स को कांस्टेंट रखेंगे तो वही चेंज हमें पी के अंदर भी करना पड़ता है, तभी ये इक्वालिटी होल्ड होती है। तो अगर आपको इस मैट्रिक्स के ऊपर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है तो बेटा आपको ये वाला इक्वेशन क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि सेकंड मैट्रिक्स आपको निकालना है, ये तो आपको पता नहीं है, तो ये अपने आप कांस्टेंट रह जाएगा। और क्योंकि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो तो आप सिर्फ लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स के ऊपर कर सकते हो और जो इसके ऊपर कर रहे हो वही इसके ऊपर भी करना है। तो तब जाके आप नीचे कितने भी रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ये इक्वालिटी साइन होल्ड करेगा। अगर मान लो रो ट्रांसफॉर्मेशन में आप ये वाला इक्वेशन यूज करते हो तो ये होल्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं और इसके अंदर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते जाते हैं। तो जो चेंज इसके अंदर कर रहे हैं वही चेंज हम इसके अंदर भी करते हैं। तो जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है तब राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स होता है उसके ऊपर आपको चेंजेस बनाने होते हैं, तभी जाके इक्वालिटी होल्ड होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऐसे होता है मैट्रिक्स के अंदर, ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की जो मैंने मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे बताई थी आप लोगों को, ठीक है, और अभी भी बता रहा हूं। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तब आपको क्या करना है, ये वाला इक्वेशन यूज करना है कि जिसके अंदर ए इनवर्स 2 नंबर पर रहेगा, और जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी तब आपको क्या करना है, ए इनवर्स पहले नंबर पर रखना है, ठीक है। तो चलिए रो ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ सबसे पहले क्या चेक करेंगे आप, दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तभी आगे प्रोसीड करना है।
सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए कहा है रो ट्रांसफॉर्मेशन से, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 ये चेक करेंगे। फिर क्या करना है, हमें इक्वेशन लिखना है, कौन सा, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब आपका जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है जिस भी ऑर्डर का, उसी ऑर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेंगे। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इस इक्वेशन के अंदर अगर आप इसको रखेंगे तो दिखेगा कैसे बेटा, वो A11 A12 A21 A22 और यहाँ पर ए इनवर्स एज इट इज, क्योंकि ये तो निकालना है हमें मैट्रिक्स, और दिस इज इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का रहेगा। अब आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है कि आप ए इनवर्स निकालना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। इसको अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हो तो I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो अभी इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, और जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको अप्लाई करेंगे सेम अप्लाई होंगे इसको। तो अपने आप जैसे जैसे ये आइडेंटिटी की तरफ चला जाएगा वैसे वैसे ये भी अपना रंग बदलते चला जाएगा, ये भी अलग बनते जाएगा। तो जैसे ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट होता है वैसे यहाँ पर जो भी नया मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी आया है तो आई इंटू ए इनवर्स, तो लेफ्ट में ए इनवर्स बचेगा, और राइट हैंड साइड में कुछ अलग ही मैट्रिक्स आया होगा, वो रहेगा आपका ओरिजिनल ए इनवर्स। ठीक है, तो वो रहेगा आपका इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, तो मैं कैसे इसको आसान तरीके से आइडेंटिटी में कन्वर्ट करूं, तो उसके लिए स्टेप्स दिए गए हैं। ठीक है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, स्टेप्स क्या, पहला स्टेप है कि आप सबसे पहले A11 को 1 बनाइए। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले स्टेप में A11 को 1 बनाना है। अब याद रखना कि अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो जैसे आप A11 को 1 बनाते हो तो उसके कॉलम में आने वालों को सेकंड स्टेप में 0 बनाना है। उल्टा है, अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो तो A11 की पोजीशन पर जो भी नंबर है उसको जैसे 1, क्योंकि हमें इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो जैसे मैं A11 के पोजीशन वाले नंबर को 1 बनाता हूं, तो क्योंकि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं तो उसके कॉलम में आने वाला जो भी है कौन है, A21, तो सेकंड स्टेप में मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको 0 बनाऊं। फिर थर्ड स्टेप के अंदर मैं क्या करूंगा, A22 को 1 बनाऊंगा। ठीक है, A22 को 1 बनाऊंगा, और फिर फोर्थ स्टेप में उसके कॉलम में आने वाले को 0 बनाऊंगा, दैट इज A12 को 0 बनाऊंगा। तो ऐसे आपका 1 0 0 1 मिल जाएगा, ये बन जाएगा आइडेंटिटी। और A11 को 1 बनाते समय जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। फिर A21 को 0 बनाते समय जो रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो वही रो ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। A22 को 1 बनाते हुए जो रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो वही इसके ऊपर, और सेम फॉर दिस। तो जब आप ऐसा करेंगे, ये 4 स्टेप, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम यही स्टेप क्यों अप्लाई करें। उसका रीजन है बेटा, जब आप A11 की जगह 1 लाते हो और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर 0 लाने की कोशिश करते हो, तब अपने आप ये इसको बगैर चेंज किए आप यहाँ पर 0 लाते हो। फिर जब आप इसको 1 लाते हो तब आपके पास एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती है रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने की कि जो आपने पहले वर्क किया है वो ना बिगड़ जाए। वो नहीं बिगड़ता, मतलब वो जो रूबिक्स क्यूब होता है ना, आपको याद है रूबिक्स क्यूब में जब आप सारे कलर्स बनाना चाहते हो हर सरफेस के ऊपर, उसको 6 फेसेस होते हैं, तो एक फेस के ऊपर मान लो आपने सारे कलर्स बना दिए, फिर दूसरा फेस बनाने जाएंगे तो एक फेस बिगड़ जाता है, तो वो फेस ना बिगड़े उस हिसाब से आपको करना होता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि अगर आप ये स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपको एक दिन लग सकता है इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाने में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में। क्यों, क्योंकि आपने जैसे इसको 1 बना दिया, इसको 0 बना दिया, इसको 1 बनाने के चक्कर में अगर आप इसको 1 नहीं बनाएंगे, मतलब अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो ना करते हुए अलग स्टेप से जाएंगे तो आप गड़बड़ करेंगे। फिर मतलब जिसको पहले 1 बनाया है वो फिर कुछ और दूसरे, इसको 1 बनाया है, अब अगर इसको 0 बना रहे हो तो इसको 0 बनाने के चक्कर में ये कुछ और बन जाएगा। ठीक है ना, 3x3 मैट्रिक्स में तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बनते हैं, तो बेटर है कि ये स्टेप्स आसान है, ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये था 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का प्रोसेस। अब हम लोग बात करेंगे 3x3 मैट्रिक्स की। ठीक है, अब आपके पास 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो ये 3x3 मैट्रिक्स है। अब क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे कि इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, देन A इनवर्स एग्जिस्ट, लिखेंगे कि A इनवर्स एग्जिस्ट होता है।
अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट है तो आगे प्रोसीड करना है। तो इक्वेशन क्या लेंगे, क्योंकि हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन आएगा ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो ए क्या रहेगा बेटा आपका, ए लिखेंगे आप लोग A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, और यहाँ पर आएगा ए इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड ऑर्डर है तो आइडेंटिटी आएगा ये वाला। ठीक है, अब बेटा हमारा टारगेट है कि हम इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो जैसे ही आइडेंटिटी बन जाएगा तो आई इंटू एन, अब इसको आइडेंटिटी बनाने में जो भी चेंजेस करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन से, सेम चेंजेस इसके अंदर होंगे, तो यहाँ एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये नया मैट्रिक्स रहेगा आपका इनवर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया जाए, तो उसके लिए स्टेप्स है आपके पास। तो नंबर 1 स्टेप है, स्टेप्स, पहला स्टेप A11 को 1 बनाइए, A11 को 1 बनाइए, रो ट्रांसफॉर्मेशन करके बनाइए, जैसे बनाना है बनाइए, जैसे बनाना है मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। ठीक है, तो A11 को जैसे आप 1 बनाते हो तो सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, क्योंकि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो, तो जैसे आप A11 को 1 बनाते हो तो उसके कॉलम में आने वाले दोनों एलिमेंट्स को आपको 0 बनाना है, A21 को 0 बनाना है एंड A31 को 0 बनाना है। तो सेकंड प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, कि इन दोनों को 0 बनाया जाए बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। फिर थर्ड स्टेप आपकी क्या रहेगी, ये A22 को 1 बनाना। जैसे ही आप A22 को 1 बनाते हो तो फोर्थ स्टेप में आपको A22 के कॉलम में आने वाले बाकी बचे दो एलिमेंट्स को 0 बनाना है, A32 को 0 बनाएंगे। फिर फिफ्थ स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, A33 को 1 बनाएंगे, और फिर सिक्स्थ स्टेप में जैसे A33 1 बनता है तो उसके कॉलम में आने वाले दो एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप बड़े आसानी से इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर पाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। और हर स्टेप में जो भी आप A11 को 1 बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें, सेम चीज आपको इसके साथ में करनी है। एक भी स्टेप में ऐसा नहीं करना है कि इसको 1 बनाने के लिए जो यहां पर किया तो यहां पर नहीं किया, ऐसे नहीं, जो भी इसके साथ कर रहे हो वो इसके साथ करना पड़ेगा, तभी जाके सही इनवर्स आपको ऑब्टेन होगा। अब इस बात को समझिए आप कि हाँ, ये कैसे होना है, ये तो मैं पर्टिकुलर एग्जांपल में एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को समझा दूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आप थ्योरेटिकली स्टेप्स को ध्यान में रखिए, जैसे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ये और भी दिमाग में फिट बैठ जाएगा। अब ये था रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब बेटा बात करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कैसे मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है। ठीक है, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी सबसे पहले आता है हमारे पास 2x2 के मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो मान लो ये है, तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो तो भी जो दिया गया मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर नॉट इक्वल टू 0 है देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमें इक्वेशन अलग लेना है, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो ए इनवर्स आएगा पहले, ए इनवर्स पहले आएगा और ए आएगा बाद में, समझे बात को। तो ये फर्क है यहां पर, और यही फर्क हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए बताता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, पहले लिखेंगे आप ए इनवर्स और फिर लिखेंगे आपका मैट्रिक्स, दैट इज A11 A12 A21 A22 एंड दिस इज इक्वल टू 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बेटा क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। देखो राइट साइड में है, ए इनवर्स पहले है फिर एक मैट्रिक्स है, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो जो चेंजेस करेंगे वो चेंजेस इसके अंदर होंगे। अब बात है यहां पर कि अगर इसको आइडेंटिटी बनाना है, जी बनाना है, तो स्टेप्स क्या रहेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के समय। सबसे पहला स्टेप सेम रहेगा कि A11 को 1 बनाइए, लेकिन अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो तो सेकंड स्टेप में जैसे ही इसको 1 बनाते हो तो इसके रो में जो आने वाला है उसको 0 बनाना है, ये उल्टा ध्यान में रखना है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के समय जब इसको 1 बनाते हो तो उसके रो में आने वाले को 0 बनाना है नेक्स्ट स्टेप में, और रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इसको 1 बना दिया तो इसके कॉलम में आने वाले को 0 बना दिया। ठीक है, तो क्या करना है, A11 को 1 बना दिया तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, A12 को 0 बनाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में A22 को 1 बनाएंगे, और क्योंकि हम आप लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो तो फोर्थ स्टेप में इसके रो में आने वाले को 0 बनाएंगे, A21 को 0 बनाएंगे। समझी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर आपको 3x3 का मैट्रिक्स दिया है तो ये प्रोसेस सेम रहेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
और इक्वेशन क्या लेंगे आप लोग, इक्वेशन लेना है ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। देखो अगर इक्वेशन लेने में गलती कर देते हो तो नीचे वो चेक भी नहीं करेगा, सीधा वहीं पर गलत करके 0 मार्क दे देगा। और ये जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं 3 या 4 मार्क्स के लिए बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, मल्टीपल चॉइस के अंदर उनको कोई मतलब नहीं होता कि आप कौन सी मेथड यूज कर रहे हो, उनको बस इनवर्स से मतलब होता है, ठीक है, दिए गए मैट्रिक्स से। तो हाँ, अब यहाँ पर भी उल्टा होगा, ठीक है, आप इधर लिखेंगे ए इनवर्स इनटू दिस, ठीक है। तो आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है अभी बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या करना है, स्टेप्स कैसे रहेंगे, देखो पहला स्टेप सेम A11 को 1 बनाना है, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो जैसे A11 को 1 बनाते हैं तो उसके रो में आने वाले बाकी दो एलिमेंट्स को 0 बनाना है, दैट इज A12 को 0 बनाएंगे एंड A13 को 0 बनाएंगे। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, A22 को 1 बना दिया, फिर फोर्थ स्टेप में A22 के रो में आने वाले बचे हुए एलिमेंट्स को 0 बनाना है, दैट इज A21 को 0 बनाएंगे एंड A23 को 0 बनाएंगे, उसके रो में आने वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है। फिर A33 को 1 बना दिया तो उसके रो में आने वाले दैट इज A31 को 0 बनाएंगे और A32 को 0 बनाएंगे। समझ में आई बात। तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और इन स्टेप्स का यूज करके हम दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है बेटा। तो ये हमारा पहला मेथड था कि जिसके अंदर हम लोगों ने कैसे दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का, चाहे वो 2x2 का हो 3x3 का हो, रो और कॉलम मैट्रिक्स का यूज करके कैसे उसका इनवर्स निकाला जाता है, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड मेथड की, दैट इज एडजॉइंट मेथड की, ठीक है। एडजॉइंट मेथड के अंदर सीधा सीधा एक फॉर्मूला दिया हुआ रहता है, ठीक है। देखो बेटा डिटरमिनेंट के अंदर मैंने आप लोगों को माइनर्स और को फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं ये पढ़ा दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी मैं बता दूंगा आपको कि कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि उसका यूज होने वाला है मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने में, ठीक है। तो सेकंड मेथड है हमारा दैट इज एडजॉइंट मेथड, ठीक है। तो नाम है इसका एडजॉइंट मेथड और हम लोग फाइंड कर रहे हैं इनवर्स बाय यूजिंग दिस मेथड, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, ठीक है। तो एडजॉइंट मेथड का यूज करके अभी हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। इसका फॉर्मूला पहले लिख देता हूं मैं, ठीक है। ए इनवर्स मतलब दिया हुआ मैट्रिक्स ए है तो उसका इनवर्स ए इनवर्स से डिनोट किया जा रहा है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको कौन सी चीज पता नहीं है कि एडजॉइंट ऑफ ए किसको कहा जाता है, बस ये चीज आपको पता नहीं है, तो वो मैं बता देता हूं तो बात खत्म हो जाएगी। तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है ये सबसे पहले समझना है। तो देखिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेटा आपके पास पहले 2x2 के मैट्रिक्स की बात करते हैं, A11 A12 A21 A22, तो ये आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट किसको कहा जाता है, इस मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, हर एलिमेंट का आपको माइनर लिखना है, ठीक है। तो A11 का माइनर कैसे लिखा जाएगा, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स, दिए गए मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसके माइनर कैसे निकाले जाते हैं। तो A11 का माइनर सबसे पहले डिनोट किया जाएगा कैपिटल M11 से, इस बात को ध्यान में रखना है, नोटेशन। A11 का माइनर डिनोट किया जाएगा कैपिटल M11 से और उसका वैल्यू क्या होता है, तो A11 जिस भी रो में आता है और जिस भी कॉलम में आता है उसको कैंसिल कर दीजिए, जो बचा हुआ है वो आपका रहेगा माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। तो A11 इस रो में आता है तो इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, माइंड के अंदर, ओरिजिनल में नहीं करना है। तो कौन बचा, A22, तो ये एलिमेंट बन गया इस एलिमेंट का माइनर। फिर नेक्स्ट A12 का माइनर निकालना है तो M12 करेंगे, तो M12 क्या हो जाएगा, ये कौन सी रो में आ रहा है वो रो कैंसिल, कौन सी कॉलम में आ रहा है वो कॉलम कैंसिल, कौन सा बच गया, A21 बच गया, तो ये है इसका माइनर। फिर नेक्स्ट A21 का माइनर M21 से डिनोट किया जाएगा और इसका माइनर क्या रहेगा, तो ये कौन सी रो में आ रहा है उसको कैंसिल करो, कौन सी कॉलम में आ रहा है उसको कैंसिल करो, कौन बच गया, A12 बच गया। फिर इसका आपको माइनर निकालना है दैट इज डिनोटेड बाय M22, ये कौन सी रो में आ रहा है वो कैंसिल, कौन सी कॉलम में आ रहा है वो कैंसिल, बचा कौन, A11।
तो ये बन गए बेटा आपके सारे एलिमेंट्स के माइनर्स, इस प्रकार से डिफाइन किए जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, पर्टिकुलर एग्जाम्पल, तो एक मैट्रिक्स है हमारे पास, दैट इज 1 2, ठीक है, इधर 12 लिख देता हूँ। अब आपको इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो ये पोजीशन कौन सा है, A11 वाला पोजीशन है, तो इसका माइनर M11 से डिनोट किया जाएगा। अब ये जिस रो में है वो रो कैंसिल करो, जिस कॉलम में उसको कैंसिल करो, कौन बचा वो हम लिखेंगे। फिर M12 की बात हो रही है, मतलब ये वाला एलिमेंट, इसका माइनर लिखना है, तो ये कौन से रो में वो कैंसिल किया, कॉलम कैंसिल किया, तो बचा हुआ रहेगा इसका माइनर। फिर बात करेंगे हम लोग M13 की, सॉरी 21 की, इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो ये जो रो में है वो रो कैंसिल किया, जिस कॉलम में वो कॉलम कैंसिल किया, बचा हुआ नंबर रहेगा इसका माइनर। नेक्स्ट M22 की बात कर रहे हैं हम लोग, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो ये जिस रो में वो रो कैंसिल, जो कॉलम में वो कॉलम कैंसिल, जो बच गया वो रहे माइनर। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल है माइनर निकालने का। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2, सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स के माइनस ऐसे निकल जाते हैं। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की। मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट दिया है उसका कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखो ये जब तक नहीं आएगा तब तक एडजॉइंट, आप एडजॉइंट तक पहुंच नहीं सकते। एडजॉइंट तक पहुंचने का जो रास्ता है उसके अंदर आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स मिलेंगे, जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बता रहे हैं कि कोफैक्टर किसको कहा जाता है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उनका कोफैक्टर कैसे डिफाइन किया गया है। तो देखिए, इस पहले तो आप ये समझिए कि उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। सो आई जे, जैसे हम लोग लिखते हैं ना A11, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है तो कैपिटल ए से डिनोट किया जाएगा कैपिटल A11। इसका अगर कोफैक्टर लिखना है तो कैपिटल A12 ऐसे डिनोट किया जाएगा। जैसे इसके माइनर को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M12। ये तो उनका पोजीशन होता है, तो उनका पोजीशन इन जनरल हम लोग आई जे लिखते हैं। सो किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे डिफाइन किया हुआ है, -1⁻I+J इंटू MIJ। मतलब कोई भी एलिमेंट का अगर आप कोफैक्टर निकालने जाएंगे तो सबसे पहले उसका आपको माइनर पता होना चाहिए, क्योंकि कोफैक्टर को डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ माइनर, और उसके पहले कोएफिशिएंट क्या है, -1⁻I+J। मतलब ये जो आपका पोजीशन है, इन दोनों का एडिशन करना है -1 के ऊपर लिखकर, और फिर जो भी वैल्यू आएगा। तो अभी इसी मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो A11 का कोफैक्टर डिनोट किया जाएगा कैपिटल A11 से। अब आपको क्या करना है, ये 1 सो -1, डेफिनेशन क्या है AIJ का, -1⁻I+J, यहाँ पर I+J मतलब 1+1, और MIJ मतलब M12, सॉरी M11, ठीक है। तो -1⁻1+1 क्या आता है, ये 2 आता है, मतलब ये पॉजिटिव आएगा। और M11 का वैल्यू क्या निकाला हमने, A22, तो A11 का वैल्यू मिलेगा A22, ठीक है। नेक्स्ट A12 निकालना है, तो A12 के लिए क्या होगा, -1⁻1+2 इंटू M12, तो ये तो बन जाएगा आपका नेगेटिव, और M12 का वैल्यू क्या मिला आपको, A21। सो -A21 विल बी द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। अब आपको निकालना है इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो वो डिनोट किया जाएगा A⁻21 से, और डिफाइन किया है -1⁻2+1 इंटू M21। तो ये भी ऑड है इसका पावर, तो ये नेगेटिव आएगा, और M21 का वैल्यू आपने पहले ही निकाला हुआ है, दैट इज A12, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास A22 -1⁻2+2 इंटू M22। सो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, और M22 का वैल्यू है आपके पास A11, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मिल चुका है, आपको कोफैक्टर मिल चुके हैं। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ को, अब आपको जो ये जो ए मैट्रिक्स दिया है ना, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का आप मैट्रिक्स लिखने वाले हो। सो दिस इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे आप, A11 की जगह आएगा आपका कैपिटल A11, ठीक है, कैपिटल A11। फिर A12 की जगह कैपिटल A12, A21 A22, ठीक है। तो आपने लिखा कोफैक्टर, अब इन सब की वैल्यू रख देते हैं अंदर। सो क्या आया है A11 का वैल्यू A22,
A12 का वैल्यू क्या है -A21, A21 का वैल्यू क्या है -A12 और A22 का वैल्यू क्या आएगा A11। तो बेटा ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मिला है। तो जैसे ही आप किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखते हो, अब इसके बाद में एडजॉइंट डिफाइन किया जाता है। तो एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट होता है, जैसे मुझे अगर इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो सबसे पहले मुझे ये सारी प्रोसेस करनी है। किसी भी मैट्रिक्स अगर आप एडजॉइंट निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसके माइनस निकालने हैं, फिर आपको उसके कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर कोफैक्टर्स को हर एक एलिमेंट का जो जो कोफैक्टर है उसको उसकी पोजीशन पर लिखना है, और फिर आप लेंगे इसका ट्रांसपोज। जैसे ही आप कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो जो भी मैट्रिक्स मिलता है उसको कहा जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स is the adjoint of given matrix। ठीक है, तो यहां पर देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा? इसको शॉर्ट में ADJ लिखते हैं और पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज इक्वल टू, ये आपका आया हुआ है कोफैक्टर का मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब समझते हो, रो को कॉलम बनाना है। तो A22 और ये बन जाएगा -A21 और ये है आपका -A12 और रो को कॉलम बनाए, रो को कॉलम बनाए A11। ठीक है, तो ये मिल गया आपको एडजॉइंट। तो बस अब क्या करना है, अगर आपको इसका इन्वर्स निकालना था तो आप सबसे पहले तो इन्वर्स निकालते समय सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना होता है। अगर वो 0 नहीं है तभी जाके आप इन्वर्स निकाल सकेंगे। तो ये तो इन्वर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं उसकी कंडीशन है। तो ये दिया हुआ मैट्रिक्स है बेटा, उसका आपने डिटरमिनेंट लिया विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर आप लोग इन्वर्स निकालेंगे। और एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। तो आपने तो डिटरमिनेंट पहले ही निकाला हुआ रहता है, उसका वैल्यू यहाँ पर आएगा, और फिर आपने अभी एडजॉइंट भी निकाला है, उसका वैल्यू यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये था 2x2 मैट्रिक्स के लिए। 2x2 मैट्रिक्स के लिए आपने एडजॉइंट निकाला और फिर एडजॉइंट का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और जो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू आए उससे डिवाइड करेंगे तो आपको इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए माइनस और कोफैक्टर्स निकालने की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपका जो एडजॉइंट होता है बेटा दिए गए मैट्रिक्स का, तो 2x2 के, खासकर 2x2 मैट्रिक्स का, तो उसको थोड़ा सा गौर फरमाइए उसके ऊपर क्या हुआ है। इसका एडजॉइंट वहां पर लिखा है मैंने, तो क्या आया है एडजॉइंट? देखिए, ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट है ना, इनकी पोजीशन चेंज हो चुकी है आपस में, और ये दोनों की पोजीशन उसकी पोजीशन एज इट इज है। ये जहां पर था वहीं पर है, ये जहां पर था वहीं पर, लेकिन उनके साइन चेंज हो चुके हैं। तो ये शॉर्टकट मेथड है आपको ध्यान में रखने के लिए कि अगर आप 2x2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना चाहते हो या फिर एडजॉइंट निकालना चाहते हो, तो सिंपल सी चीज है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज करना है और जो सेकेंडरी डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स है उनके बस साइन चेंज करने हैं। तो आप सीधा सीधा उसका एडजॉइंट लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि इस एलिमेंट, ये जो मैट्रिक्स है आपके सामने, इसका आपको एडजॉइंट लिखना है। तो स्टैंडर्ड मेथड क्या है, बोर्ड के अंदर दी गई कि आप पहले माइनस लिखेंगे, फिर कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का, तो आपको एडजॉइंट मिलेगा। तो शॉर्टकट मेथड क्या है इसका एडजॉइंट लेने का, कि मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज कर दो। ठीक है, इनके आपस में चेंज कर दिया और जो बाकी बचे दो एलिमेंट है उनको जगह पर ही रखो, बस उनके साइन चेंज कर दो। तो आप करके देख सकते हो, इसका एडजॉइंट यही मिलेगा। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने का ये शॉर्टकट मेथड है कि आप क्या कर सकते हो, मेन डायगोनल का पोजीशन चेंज करो और इनका साइन चेंज करना है। ठीक है, और फॉर्मूला तो यूज करेंगे। फिर एडजॉइंट का एक बार वैल्यू निकल गया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू है, एडजॉइंट का है, तो आप रख सकते हो। तो ये थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया है, एग्जांपल लेके मैं एक्सरसाइज के अंदर बता दूंगा। अब बात करते हैं कि एडजॉइंट मेथड का 3x3 मैट्रिक्स के अंदर कैसे यूज होता है, कैसे माइनर और कोफैक्टर निकाले जाते हैं। देखो बेटा, मेन यही है कि अगर आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना आ गया तो बात खत्म हो गई। ठीक है, फिर तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखकर ट्रांसपोज लेना है, फिर बात खत्म। तो चलिए, अब मैं क्या करता हूं, 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूं और उसके माइनस कैसे लिखे जाते हैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, अब माइनस और कोफैक्टर साथ में ही लिखेंगे क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि हमें कोफैक्टर का मैट्रिक्स लेना है।
तो दोनों को साथ में ही लिखते हैं तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे पास मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है A11 A12 A13, A21 A22 A23, फिर है A31 A32 A33। ठीक है बेटा, अब आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है ना, और आप लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन ओनली ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस निकालेंगे। माइनस कैसे निकाला जाता है, M11 सबसे पहले निकाला जाएगा M11। तो M11 मतलब इस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो, तो ये इस एलिमेंट के अंदर आने वाली रो कैंसिल करनी है और कॉलम कैंसिल करना है। अब 2x2 के मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट बचता था तो सीधा लिख देते थे। अब यहाँ पर A11 का रो और कॉलम कैंसिल करने के बाद में ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं, तो इनका डिटरमिनेंट लेना होता है। ठीक है, तो A11 का माइनर लिख रहे हो तो डिनोट किया जाएगा इससे, ये जिस रो में आ रहा है उस रो और कॉलम को कैंसिल करो और लिखो A22 A23 A32 एंड A33। ठीक है, तो ये बन गया आपके M11। तो इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, 2x2 का डिटरमिनेंट जो भी वैल्यू आएगा वो रहेगा आपका M11। नेक्स्ट आप लोगों को बेटा फाइंड आउट करना है M12। तो इस वाले का माइनर लिख रहे हो तो ये एलिमेंट जिस रो में आता है उसको कैंसिल करो, जिस कॉलम में आता है उसको कैंसिल करो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकालो, एज इट इज लिखना है बचे हुए एलिमेंट्स को। देखो A12 का माइनर लिख रहे हो तो ये जिस रो में आता है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आता है तो उनको कैंसिल कर दिया। अब कौन बचा, A21 A23, इनको लिखता हूं मैं, A21 A23 A31 A33। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये बच गया बस। अब इसका आपको ये इसका डिटरमिनेंट निकाला कि माइनर मिल गया। नेक्स्ट M13 की बात करेंगे। M13, तो M13 फर्स्ट रो में आता है, फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम में आता है, थर्ड कॉलम कैंसिल, जो बच गया उसको लिखेंगे, दैट इज A21 A22 A31 A32। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, आपने पहले रो के अंदर के तीनों के भी क्या निकाल दिए, माइनस निकाल दिए। सिमिलर वे से आप निकालेंगे M21। ठीक है, तो M21 कौन से रो में आता है, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट दैट इज A12 A13 फिर A32 A33। नेक्स्ट A22, इसका हमें माइनर निकालना है तो उसको डिनोट किया जाएगा M22 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल कर दो, बचेगा क्या, A11 A13 A31 A33। फिर आप निकाल रहे हो M23, इस एलिमेंट का आपको निकालना है माइनर, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल कर दो, जो बच गया वो लिखो A11 A12 A31 A32। नेक्स्ट इसका आपको लिखना है माइनर M31, इसका माइनर लिखना है, तो ये जिस रो में आ रहा है उसको थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, A12 A13 A22 A23, तो इनका डिटरमिनेंट लिखना है। फिर M32 मतलब इस एलिमेंट का माइनर लिखना है, तो ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है उसको कैंसिल करो, बचे हुए एलिमेंट्स को लिखो, दैट इज A11 A13 A21 A23। इसका डिटरमिनेंट निकालिए, जो वैल्यू आएगा वो रहेगा। लास्ट है M33, सो M33 का आपको निकालना है माइनर, तो ये थर्ड कॉलम और थर्ड रो कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसको लिखेंगे, दैट इज A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो अभी जैसे आपको माइनर्स मिल जाते हैं बेटा, तो को फैक्टर निकालना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। को फैक्टर में क्या होता है, जैसे A11 निकालना है तो आपको बस क्या करना है -1/1 + 1 लिखना है, और बाकी तो जो M11 का वैल्यू आएगा वो एज इट इज आएगा। A12 निकालना है तो -1/1 + 2, M12 का वैल्यू तो एज इट इज रहेगा जो निकाला हुआ है ऑलरेडी। फिर A13 निकालना है तो -1/1 + 3, फिर M13 का वैल्यू एज इट इज। तो माइनर्स और को फैक्टर्स का वैल्यू चेंज कब होता है, जब ऊपर ऑड पावर आता है, अदरवाइज बाकी सिचुएशन में बाकी पोजीशन पर तो माइनर और को फैक्टर दोनों का भी वैल्यू सेम होता है। देखिए आप जहां जहां भी -1 का पावर इवन आ रहा है वहां पर -1/(even) 1 ही आएगा, तो एडजॉइंट और माइनर दोनों, सॉरी, को फैक्टर और माइनर ऑफ एलिमेंट सेम बन जाएंगे।
जैसे आप अगर इस एलिमेंट का माइनर लिखते हो तो वो एक डिटरमिनेंट आने वाला है, और अगर आप इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखते हो तो वो भी, ये वैल्यू 1 आने वाली तो वो भी सेम आने वाला है। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे बेटा, तो जब आप माइनर्स निकालते हो ना तो कोफैक्टर्स निकालने की बहुत सिंपल टेक्निक है। क्या? देखिए, मैं ये डायमंड बनाता हूं, ठीक है, ये जो डायमंड होता है ना, ये साइन डायमंड का, तो इसके वर्टाइसेस पे जो भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं बस उसी एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर में साइन का चेंज होता है। मतलब अगर मान लो कि इस एलिमेंट का माइनर 5 आया है तो इसका कोफैक्टर -5 रहेगा। क्यों? क्योंकि इनका पोजीशन देखिए, इनका पोजीशन इस प्रकार से है सॉरी, इनका पोजीशन इस प्रकार से है कि अगर आप i प्लस जे का एडिशन करेंगे तो वो आपको ऑड नंबर मिलने वाला है। तो जैसे आप इसका माइनर निकालते हो M12, तो माइनर जो भी आए को फैक्टर निकालते समय 1 + 2 -1/1 + 2 नेगेटिव बनने वाला है। तो इसका, इस एलिमेंट का माइनर और को फैक्टर में साइन का चेंज रहेगा। बाकी जो 5 एलिमेंट है उनके माइनर और को फैक्टर सेम रहने वाले। इस एलिमेंट का जो भी माइनर है वही इसका कोफैक्टर है, इस एलिमेंट का जो भी माइनर है वही इसका कोफैक्टर है। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से जब आप कोफैक्टर्स निकाल देंगे तो आपको लिखना है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आप लोग लिखेंगे तो वो क्या रहेगा? कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32 एंड A33। तो जैसे ही आप ये मैट्रिक्स लिखते हो कोफैक्टर का, तो आपको एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखेंगे? तो ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, एंड दैट इज नथिंग बट रो बन जाएंगे कॉलम, दैट इज A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23 एंड फिर A31, A32, A33। ठीक है, तो ये मिल गया आपको एडजॉइंट। तो दिए गए मैट्रिक्स का एक बार एडजॉइंट निकल गया तो इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर रखिए, उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कीजिए तो आपको इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस का यूज करके जो हम इनवर्स निकालते हैं उसको कहा जाता है इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो ये पूरा था मेथड्स, सारी मेथड्स अब मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी यहाँ पर रुकेंगे हम लोग और बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, और उसके अंदर मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो गुड बाय।